दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार, हरकारा के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की तारीख में देश का सियासी और सामाजिक तापमान अपने चरम पर है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अमेरिका के सियासी गलियारों तक, आज हमारे पास खबरों का एक ऐसा विश्लेषण है जो हेडलाइंस के पीछे का सच बयां करता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है और उन्हें कंप्रोमाइज्ड यानी दबाव में बताया है। हम गहराई से समझेंगे कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की वो कौन सी शर्तें हैं जो जश्न के शोर में दबा दी गईं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को भारत से बाहर निकालने की चेतावनी क्यों दी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स में किन बड़े नामों का जिक्र आया है, कर्नाटक में यूएपीए कानून का कैसा इस्तेमाल हुआ और देश के अलग अलग हिस्सों में नफरती अपराधों की क्या स्थिति है, इन सब पर हम रिपोर्ट्स और आंकड़ों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। यह महज हंगामा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की छवि पर एक सीधा प्रहार है। इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल गांधी ने संसद में एक साथ 3 बेहद संवेदनशील मुद्दों को एक धागे में पिरोया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का रोका गया संस्मरण, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स और हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौता। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी डरे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो ट्रेड डील 4 महीने से अटकी हुई थी, वो अचानक कल शाम को पूरी कैसे हो गई। राहुल का दावा है कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ मामला चल रहा है और एप्स्टीन फाइल्स में भी कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो मोदी के वित्तीय ढांचे को निशाना बनाते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो इमेज का गुब्बारा हजारों करोड़ रुपये खर्च करके बनाया गया था, वह अब फटने वाला है। इस सियासी तूफान का केंद्र बिंदु पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की वो किताब है जिसे प्रकाशित होने से रोक दिया गया है। हरकारा डीप डाइव और कैरवन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस किताब में जनरल नरवणे ने चीन के साथ गतिरोध के दौरान के बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किताब के अंशों के मुताबिक नरवणे ने लिखा है कि जब चीनी टैंक भारतीय सीमा के करीब 500 मीटर तक आ गए थे, तब उन्होंने रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से निर्देश मांगे, लेकिन घंटों तक उन्हें कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला। नरवणे लिखते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके हाथ में एक गर्म आलू थमा दिया गया हो। उन्होंने लिखा कि उस वक्त उन्हें बेहद अकेलापन महसूस हुआ और उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वे युद्ध शुरू करना चाहते हैं। राहुल गांधी इसी लेख को संसद के पटल पर रखना चाहते थे और इसे प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने स्पीकर को पत्र भी लिखा। लेकिन जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो सदन में भारी हंगामा हुआ। नतीजतन सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस के 8 सांसदों को बजट सत्र की बची हुई अवधि यानी 2 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनरल नरवणे के उन खुलासों से डरी हुई है जिनमें उन्होंने अग्निवीर योजना की भी आलोचना की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरवणे ने सुझाव दिया था कि 75% अग्निवीरों को सेवा में बनाए रखा जाए, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 25% कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी का कहना है कि जब सामग्री पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो संसद में उस पर चर्चा रोकना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। यह मसला सिर्फ एक किताब का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही का है। इस पूरे विवाद का दूसरा सिरा जुड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड डील से। इसे सरकार अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है क्योंकि भारतीय सामानों पर अमेरिका द्वारा 50% दंडात्मक टैरिफ लगाने का खतरा टल गया है और इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन ब्लूमबर्ग के एंडी मुखर्जी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स इस डील की एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि भारत इस डील के बदले रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने पर सहमत हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करता है, तो इसका सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई पर पड़ेगा। साथ ही अमेरिका के लिए अपने कृषि बाजार को खोलने का मतलब है भारतीय किसानों के हितों के साथ समझौता करना। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अमेरिकी मक्का और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में अनुमति देगी, और क्या यह फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया है? हालांकि
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रॉयटर्स को बताया है कि उन्हें भारत की तरफ से रूसी तेल रोकने का कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। लेकिन ट्रंप का दावा और भारत की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां निजता के अधिकार यानी प्राइवेसी को लेकर एक बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई है। मामला 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जिसके तहत व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयर करना चाहता है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कंपनियां देश की संवैधानिकता का मजाक उड़ा रही हैं। जब मेटा के वकील ने तर्क दिया कि यूजर्स के पास ऑप्ट आउट यानी सेवा न लेने का विकल्प है, तो चीफ जस्टिस ने इसे शेर और मेमने के बीच का समझौता करार दिया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने बाजार में एकाधिकार यानी मोनोपोली बना ली है, जिससे लोगों के पास इसे इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोर्ट ने मेटा को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आप यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा नहीं कर सकते और डेटा शेयरिंग बंद नहीं कर सकते, तो आपको भारत छोड़कर जाना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नागरिकों का डेटा न केवल बेचा जाता है, बल्कि उसका व्यावसायिक शोषण भी किया जाता है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें लगता है कि हम उपभोक्ता हैं, लेकिन असल में हम ही प्रोडक्ट हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो भारतीय नागरिकों के डेटा का शोषण करने की अनुमति नहीं देगा, चाहे कंपनी की वैल्यू खरबों में क्यों न हो। यह मामला अब 9 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए जाएगा, लेकिन कोर्ट के इस रुख ने टेक कंपनियों की नींद उड़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों ने भी भारत में हलचल मचा दी है। जेफरी एप्स्टीन, जो एक दोषी यौन अपराधी था, उसकी फाइलों में कई बड़े नामों का जिक्र है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जंग छिड़ गई है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल में हरदीप सिंह पुरी का नाम है, जहां वे एप्स्टीन को फन करने और उनके एक्जॉटिक आइलैंड की बातें कर रहे हैं। महुआ का दावा है कि पुरी ने उन्हें फोन करके ट्वीट हटाने की धमकी दी और कहा कि अगर लोग उनके पीछे पड़ गए तो वे मदद नहीं कर पाएंगे। महुआ ने पलटवार करते हुए लिखा कि आपकी गुंडा सेनाएं उन्हें डरा नहीं सकती। इसी एप्स्टीन सागर से एक और नाम निकलकर आया है, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा का। वायरल हुए एक ईमेल में दीपक चोपड़ा 2016 में एप्स्टीन को अपनी जैविक जरूरतों के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि वे युवा और बौद्धिक रूप से तेज महिलाओं की कंपनी पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी हंगामा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आध्यात्मिकता की आड़ में किस तरह के संबंध बनाए जा रहे थे। ये खुलासे बताते हैं कि सत्ता और प्रभाव के गलियारों में नैतिकता के मायने किस तरह बदल जाते हैं। देश के भीतर की बात करें तो कर्नाटक से एक बेहद गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। आर्टिकल -14 और लंदन यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी शासन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 20 सालों में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए 10 में से 8 लोग उस दौर में बुक किए गए जब बीजेपी सत्ता में थी, और इनमें से 84% आरोपी मुसलमान थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों में सजा की दर बेहद कम है, लेकिन कड़े जमानत नियमों के कारण लोग सालों जेल में सड़ते रहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि पुलिस अक्सर साजिश की थ्योरी बुनती है। एक मामले में तो सिर्फ इसलिए पूरी मुस्लिम फुटबॉल टीम को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि एक सदस्य अफगानिस्तान युद्ध का वीडियो देख रहा था। ये रिपोर्ट कानून के दुरुपयोग और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। इसी तरह की नफरत और हिंसा की खबरें देश के दूसरे हिस्सों से भी आ रही हैं। आर्टिकल -14 की ही एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी छात्रों और मजदूरों पर हमले बढ़े हैं। ताज़ा मामला देहरादून के पास का है, जहां 18 साल के कश्मीरी छात्र तबिश अहमद गनी को उसकी पहचान पूछकर लोहे की रॉड से पीटा गया। हमलावर ने उससे पूछा, तू कश्मीरी मुसलमान है? और फिर कहा कि ये कश्मीर नहीं, उत्तराखंड है। तबिश का सिर फट गया और हाथ टूट गया। पुलिस ने इसे छोटा झगड़ा बताया है, लेकिन कश्मीरी छात्रों का संगठन इसे एक पैटर्न बता रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मकतूब मीडिया के अनुसार यहां एक 14 साल के दलित छात्र को स्कूल में पानी पीने के विवाद पर जातिसूचक गालियां दी गई और बुरी तरह पीटा गया। आरोपी ने छात्र को जान से मारने की धमकी दी। ये घटनाएं बताती हैं कि हमारे समाज में नफरत की जड़ें कितनी गहरी होती जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में तो एक बिजली विभाग के कर्मचारी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत के दबाव में आत्महत्या कर ली, जो बताता है कि जातिगत पहचान का मुद्दा कितना संवेदनशील और जानलेवा हो सकता है। इन तमाम नकारात्मक खबरों के बीच राजस्थान के रेगिस्तान से एक जन आंदोलन की आवाज भी उठ रही है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक
जैसलमेर में लोग अपनी पवित्र ओरण भूमि को बचाने के लिए 700 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। मामला ये है कि सरकार ने सौर ऊर्जा कंपनियों को हजारों हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी है, जिसे स्थानीय लोग अपनी चरागाह और पवित्र भूमि मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी आजीविका और पर्यावरण की कीमत पर नहीं। यह इलाका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे विलुप्तप्राय पक्षियों का भी घर है। ग्रामीणों ने नारा दिया है, नो ओरण नो वोट। ये संघर्ष पर्यावरण संरक्षण और कॉर्पोरेट हितों के बीच की तनातनी का एक क्लासिक उदाहरण है। आखिर में बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के उस पहलू की जो अक्सर हेडलाइंस में जगह नहीं बना पाता। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट बताती है कि भारत के जीडीपी में सामाजिक क्षेत्र यानी सोशल सेक्टर के बजट का हिस्सा पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन तो कम है ही, साथ ही जो पैसा दिया गया है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं में भारी फंड बिना खर्च हुए पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कीमत देश का गरीब और सामाजिक ढांचा चुका रहा है। और जाते जाते एक मानवीय पहलू की खबर। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की वंशज सुल्ताना बेगम आज हावड़ा की एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। वे सरकार से लाल किले पर अपना हक मांग रही हैं। उनका कहना है कि वे कोई भीख नहीं मांग रही, बल्कि अपना घर मांग रही हैं। एक बुजुर्ग महिला की यह लड़ाई सिर्फ संपत्ति की नहीं, बल्कि अपनी पहचान और विरासत के सम्मान की लड़ाई है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। संसद के शोर से लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक, और सड़कों पर हो रहे संघर्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों तक, हर खबर के मायने गहरे हैं। हम इन मुद्दों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा। हरकारा के साथ जुड़े रहिए। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। धन्यवाद।